अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास एंड यू वाचिंग एक्सेल एक्सप्रेस। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेल फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे। एक्सेल के लेआउट को समझेंगे और फंक्शनैलिटीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये ब्लैंक शीट ओपन होती है। इस शीट में सबसे ऊपर जो हमें ऑप्शंस नजर आ रही हैं, इनको टैब्स कहते हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब एंड सो ऑन। हर टैब के नीचे उस टैब का रिबन होता है जिसमें उस टैब से रिलेटेड सारी कमांड्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने होम टैब सिलेक्ट किया हुआ है तो नीचे होम टैब का रिबन ओपन हो गया है और यहाँ हमें जितनी भी कमांड्स नजर आ रही हैं ये होम टैब से रिलेटेड कमांड्स हैं। अगर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे इंसर्ट टैब का रिबन ओपन हो जाएगा और अब हमें जितनी भी कमांड्स नजर आ रही हैं ये इंसर्ट टैब से रिलेटेड कमांड्स हैं। रिबन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल ये इस वक्त हम होम टैब के रिबन में हैं तो यहाँ हमें ये एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप नजर आ रहा है, ये एक फॉन्ट का ग्रुप नजर आ रहा है, अलाइनमेंट का ग्रुप नजर आ रहा है एंड सो ऑन। ये ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यूजर को कमांड्स फाइंड करने में डिफिकल्टी ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फॉन्ट का ग्रुप है तो इस ग्रुप के अंदर हमें जितनी भी कमांड्स नजर आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू फॉन्ट। इसी तरह अलाइनमेंट के ग्रुप में जितनी भी हमें कमांड्स नजर आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू अलाइनमेंट ऑफ द डाटा। अब हम एक्सेल के टेबुलर लेआउट को डिस्कस करते हैं। एक्सेल बेसिकली एक टेबल फॉर्मेट के अंदर डिजाइंड है जिसमें ऊपर हमें अल्फाबेटिकली कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये ए बी सी एंड सो ऑन ये हमारे कॉलम्स हैं और लेफ्ट साइड पे हमें न्यूमेरिकली रोज नजर आ रही हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारी हमारी रोज हैं। इन रोज और कॉलम्स के दरमियान जो बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं इनको हम सेल कहते हैं और इन सेल्स के अंदर हम अपना डेटा इनपुट करते हैं। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हमें नेम बॉक्स में नजर आता है, ये नेम बॉक्स है। ठीक है, इस वक्त हमने ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है तो नेम बॉक्स में हमें इसका एड्रेस C4 नजर आ रहा है। अगर आप गौर करें तो इस वक्त सिर्फ C कॉलम हाईलाइटेड है और 4th रो हाईलाइटेड है। इसके अलावा आपको कोई और कॉलम या कोई और रो हाईलाइटेड नजर नहीं आ रही होगी। इस तरह हम जो भी सेल सिलेक्ट करेंगे तो उसका कॉलम और रो हाईलाइट हो जाएंगी और नेम बॉक्स में हमें उसका एड्रेस नजर आ जाएगा। अभी हमने सेल्स की बात की है, अब हम रेंज को डिस्कस करते हैं। रेंज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स। हम एक रेंज को वर्टिकली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर डेटा। किसी भी रेंज का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल इस रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है सेल D4 और इस रेंज का एंडिंग पॉइंट है सेल D12। तो इस रेंज को हम रेफर करेंगे एज D4 कॉलन D12 से। अगर हम ये रेंज सिलेक्ट करते हैं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है सेल F5 और एंडिंग पॉइंट है सेल I5। तो इस रेंज को हम रेफर करेंगे एज F5 कॉलन I5 से। अगर हम ये रेंज सिलेक्ट करते हैं तो इस रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है ये सेल जिसका एड्रेस है F8 और इसका एंडिंग पॉइंट है I12। तो इस रेंज को हम रेफर करेंगे एज F8 कॉलन I12 से। अब हम नीचे आते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीचे हमारे पास एक शीट्स की ऑप्शन है। इस वक्त हम एक्सेल की वर्कबुक के अंदर हैं। एक्सेल की वर्कबुक में एक शीट भी हो सकती है और एक से ज्यादा शीट्स भी हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर डेटा एंड आवर रिक्वायरमेंट। अगर इस वर्कबुक में हम एक शीट ऐड करना चाहें तो हम सिंपली ये प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमें एक ब्लैंक शीट ओपन कर देगा। अगर हम किसी भी शीट के टैब के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे सामने ये ऑप्शंस आती हैं। अगर हमने इस शीट को डिलीट करना है, इसको रीनेम करना है, इस शीट को किसी एक्सेल की और फाइल में मूव करना है या इसी एक्सेल की वर्कबुक में हमने इसकी एक कॉपी बनानी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इस शीट का टैब कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम कोई भी टैब कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस शीट को हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली हम हाइड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये शीट हाइड हो जाएगी। अगर हमने कोई भी शीट अनहाइड करनी हो तो हम किसी भी शीट के टैब के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हमारे पास अनहाइड की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। हम इसको ओपन करेंगे तो जितनी भी शीट्स हमने हाइड की हुई होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। हमने जिस शीट को भी अनहाइड करना होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो वो शीट वापस अनहाइड हो जाएगी। अभी हमने एक्सेल के लेआउट को डिस्कस किया है। अब हम एक्सेल में थोड़ा सा डेटा इंपुट करते हैं और उसके ऊपर बेसिक फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। जब भी हम एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज इनपुट करते हैं तो वो हमारे सेल के राइट साइड के ऊपर अलाइंड होती हैं, और जब हम अल्फ़ाबेट्स इनपुट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेल के लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइंड होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने किसी भी डाटा को राइट अलाइन करें, मिडल अलाइन करें या लेफ्ट अलाइन कर लें तो हम अलाइनमेंट के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। इसको यूज करते हुए हम अपने डाटे को सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट के ग्रुप में एक ऑप्शन है फॉन्ट कलर। हम इसको ड्रैग डाउन को ओपन करेंगे और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। हम जिसको भी सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम किसी सेल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ फॉन्ट के ग्रुप में ये ऑप्शन है जिसको फिल कलर कहते हैं। हम इसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें तो हमारे सेल का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने अपने सेल्स के ऊपर बॉर्डर देना हो तो यहाँ फॉन्ट के ग्रुप में हमारे पास ये बॉर्डर्स की ऑप्शन है। हम ये ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं, हम इनको सिलेक्ट करके थिक आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने अपने फॉन्ट को जो है वो बोल्ड करना हो तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो तो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर हमने अपना फॉन्ट जो है वो चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारे पास फॉन्ट है दैट इज कैलिब्री फॉन्ट। अगर हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हम ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब आप देखें कि हमारा फॉन्ट चेंज हो गया है। अगर हमने अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हमने डिक्रीज करना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने कॉलम्स और रोज की हाइट और विड्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इस वक्त सारे कॉलम्स की हाइट और विड्थ सेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इस सेल की विड्थ को इंक्रीज करना है जो कि कॉलम के में है, तो हम कॉलम के और कॉलम एल के दरमियान अपना माउस लेके जाएंगे तो आप देखें लेफ्ट और राइट पॉइंटेड एरोज बन गए हैं। हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो अब आप देखें हमारे सेल की विड्थ इंक्रीज हो रही है। अगर हम लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे सेल की विड्थ कम होती जाएगी। तो हमने अपने सेल की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज करनी हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। अब आप देखें कि बाकी सारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो सेम है, लेकिन सिर्फ के कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो गई है। इसी तरह हम अपनी रोज की हाइट को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 11th रो की हाइट को इंक्रीज करना है तो हम रो 11 और 12 के दरमियान अपना माउस लेके जाएंगे, लेफ्ट माउस का बटन प्रेस करके रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारी रो की हाइट इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा हम रो की हाइट को एक और तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमने जिस रो की भी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो हम उस रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस का बटन क्लिक करके हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी रो हाइट की। हम इसको ओपन करेंगे तो इस वक्त हमारी रो 11 की जो हाइट वो शो कर रहा है दैट इज 106.5। हम इसको छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी रो हाइट 30 करना चाहते हैं तो हम 30 लेके ओके करेंगे तो इसकी रो हाइट अब 30 हो गई है। अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल रोज की हाइट को एक साथ एडजस्ट करें तो हम वो भी कर सकते हैं। हम सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रो हाइट में जाएंगे, जितनी भी हाइट हमने देनी होगी हम वो सिलेक्ट करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे और उनकी हाइट एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह हम कॉलम्स की विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जिन कॉलम्स की विड्थ को हमने इंक्रीज या डिक्रीज करना है उनको सिलेक्ट करेंगे, राइट माउस का बटन क्लिक करेंगे, यहाँ कॉलम विड्थ की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे
और अब हमने जितनी भी विड्थ देनी है वो हम लिख के और यहाँ पर एंटर करेंगे या ओके का बटन प्रेस करेंगे तो उसकी कॉलम विड्थ इंक्रीज हो गई है। ओके, अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल में डेटा को सॉर्ट एंड फिल्टर कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर है, बुक नेम है, ऑथर नेम है, प्राइसेस हैं और ईयर ऑफ परचेज हैं। हम चाहते हैं कि हम प्राइसेस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आती है और हाईएस्ट वैल्यू सबसे नीचे आती है। अगर हम इन प्राइसेस को देखें तो इसमें सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है वो 9 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 35 है। हम चाहते हैं कि हम इन प्राइसेस को सॉर्ट करें जिसमें 9 सबसे ऊपर आ जाए और 35 सबसे नीचे आ जाए। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं एक्सेल में। सबसे पहले हम इन सारी प्राइसेस को सिलेक्ट करेंगे, हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एडिटिंग का ग्रुप है जिसमें हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन है। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमें एक सॉर्ट वार्निंग देता है। पहले वो हमसे पूछता है व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपैंड द सिलेक्शन। एक्सपैंड द सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब हम इन प्राइसेस को सॉर्ट करेंगे तो 9 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो क्या इसका ईयर ऑफ जो परचेज ईयर है वो भी ऊपर आ जाए, बुक का जो ऑथर है वो भी ऊपर आ जाए, बुक नेम भी ऊपर आ जाए और इसका सीरियल नंबर भी ऊपर आ जाए। अगर हमने इस तरह सॉर्ट करना है तो हम एक्सपैंड दी सिलेक्शन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट के बटन को क्लिक करेंगे। तो अब देखें, एक तो हमारी प्राइसेस सारी सॉर्ट हो गई हैं, लोएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ गई है और हाईएस्ट वैल्यू सबसे नीचे आ गई है, प्लस हमारी जितनी भी उनके साथ चीजें थी, जितना भी डाटा उसके साथ रिलेटेड था वो भी उनकी प्राइसेस के साथ एडजस्ट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हम अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ जाती है और लोएस्ट वैल्यू सबसे नीचे आ जाती है। सिंपली हम प्राइस के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, अगेन हम सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन में जाते हैं और इस दफा हम सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। एक्सेल हमें फिर सॉर्ट वार्निंग देगा और हमसे पूछेगा कि एक्सपैंड द सिलेक्शन। जी हाँ, हम सिलेक्शन को एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम सॉर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि हाईएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ गई है और लोएस्ट वैल्यू सबसे नीचे आ गई है और जितना भी डाटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। इसी तरह हम अपने परचेज ईयर को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। हम सिंपली सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस तरह की भी सॉर्टिंग हमने करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सपैंड द सिलेक्शन करेंगे तो अब आप देखें कि परचेज ईयर भी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अभी जो हमने डेटा सॉर्ट किया है उसकी वजह से हमारे सीरियल नंबर्स का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया है। हम सिंपली इन सीरियल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं और इस दफा हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन की ऑप्शन को यूज करके देखते हैं। जब हम सॉर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डाटा हमने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही सॉर्ट होगा और बाकी डाटा सॉर्ट नहीं होगा। ये डिफरेंस है एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में। हम एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज के अलावा अल्फाबेट्स को भी A to Z सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपली हम इस डाटे को सिलेक्ट करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन में जाते हैं। अब देखें हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ अल्फाबेट सिलेक्ट किए हुए हैं, वर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं, तो हमारे पास जो सॉर्ट ऑप्शन आ रही है वो सॉर्ट A to Z या सॉर्ट Z to A आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हम सॉर्ट A to Z को सिलेक्ट करते हैं और एक्सपैंड द सिलेक्शन करते हैं तो देखें जिन बुक्स के नाम A से स्टार्ट हो रहे हैं वो ऊपर आ गए, उसके बाद B से किसी बुक का नाम नहीं है, C से किसी बुक का नाम नहीं है, फिर D अवेलेबल है तो D आ गया। तो इस तरह अब ये सारा डेटा A to Z सॉर्ट हो गया है। अभी हमने देखा कि हम एक्सेल में डाटा को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फिल्टर्स क्या होते हैं और उन्हें हम क्यों यूज करते हैं। फिल्टर्स बेसिकली हम अपनी हेडिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस डाटा में ये हमारी हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर, बुक नेम, ऑथर, प्राइस, परचेज ईयर। बुक नेम के नीचे हमारी सारी बुक्स के नाम आ रहे हैं। ऑथर की हेडिंग के नीचे हमारी सारी उन लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। अब हम अपनी हेडिंग्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं। हम अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में हमारे पास फिल्टर की ऑप्शन है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि हमारी सारी हेडिंग्स के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई हो गए हैं। फिल्टर्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं डेटा को नैरो डाउन करने में।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें कि डैन ब्राउन ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो हम सिर्फ डैन ब्राउन को फिल्टर कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ ऑथर के फिल्टर में जाएंगे। यहाँ इस वक्त हमें सारे ऑथर्स के नाम नजर आ रहे हैं। हम यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि सारे ऑथर्स के नाम अनचेक हो गए हैं। हमने सिर्फ डैन ब्राउन की बुक्स देखनी है, तो हम डैन ब्राउन के नाम के साथ ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके का बटन प्रेस करेंगे। तो अब आप देखें कि हमें सिर्फ अब वो बुक्स नजर आ रही हैं जो डैन ब्राउन ने लिखी हैं। इसके अलावा हमारा सारा डेटा हाइड हो गया है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारी कुछ रोज भी हाइड हो गई हैं और उसकी रीजन यही है कि हमने अपने डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। अब अगर हम इस फिल्टर को खत्म करना चाहते हैं तो हम सिंपली इस फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सारा डेटा वापस आ जाएगा। अभी हमने देखा कि हम एक्सेल में डेटा सॉर्ट कैसे कर सकते हैं और फिल्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम एक्सेल के दो और पावरफुल फीचर्स को डिस्कस करते हैं जिनको ऑटोफिल और फ्लैश फिल कहते हैं। ऑटोफिल यूज करते हुए हम अपने डेटा को बहुत क्विकली एंटर कर सकते हैं। हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेटा होगा और अपने माउस को उस सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाएं तो अब आप देखें यहाँ पर एक प्लस का साइन बना आ गया है। अगर हम लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करें तो अब आप देखें कि इस सेल में जो भी वैल्यू थी वो नीचे वाले सेल्स में कॉपी हो गई है। ऑटोफिल के फीचर को यूज करते हुए हम एक्सेल में एक प्रेडिक्टेबल सीरीज भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 लिखें और इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग करें तो अब आप देखें कि एक्सेल ने एक प्रेडिक्टेबल सीरीज बना दी है। एक्सेल में डेज, मंथ्स, टाइम और डेट प्री डिफाइंड हैं। यहाँ हम अगर मंडे को सिलेक्ट करें और ऑटोफिल का हैंडल यूज करते हुए ड्रैग डाउन करें तो अब आप देखें एक्सेल ने सारे डेज के नाम सीक्वेंस में लिख दिए हैं। इसी तरह हम मंथ्स को भी ऑटोफिल कर सकते हैं, टाइम को भी ऑटोफिल कर सकते हैं और डेट्स को भी ऑटोफिल कर सकते हैं। हम ऑटोफिल की ऑप्शन को एक और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनको डिलीट करते हैं। हम सिंपली इस सारे डेटे को सिलेक्ट करते हैं, अपने माउस को राइट बॉटम के ऊपर ले जाके सिर्फ माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करते हैं तो अब आप देखें ऑटोफिल की ऑप्शन यूज करते हुए ये सारा डेटा एक साथ ऑटोफिल हो गया है। अब हम फ्लैश फिल की ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। फ्लैश फिल को यूज करते हुए हम किसी भी कॉलम के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेसेस हैं जिनमें फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। हम इनमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस में जो फर्स्ट नेम है विच इज वकास, हम यहाँ पे वकास लिखते हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो इन सारे ईमेल एड्रेसेस में से फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे हमें शो हो गए हैं। इसी तरह हम लास्ट नेम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम एक डिफरेंट तरीका से फ्लैश फिल को यूज करके देखते हैं। यहाँ हम अली लिखते हैं, एंटर करते हैं। अगले सेल के अंदर मैं सिर्फ इस ईमेल एड्रेस का सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं जो कि वाई है। अब आप देखें कि एक्सेल ने हमसे पूछा है कि आपने क्या ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। हम सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेल ने फ्लैश फिल को यूज करते हुए इन सारे ईमेल एड्रेसेस के लास्ट नेम हमें एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, इनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखते हैं। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। हम अगर इन दो वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं तो हम सिंपली फर्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया तो अब आप देखें कि इस सेल का एड्रेस यहाँ पर हमें शो हो रहा है। हम प्लस का साइन यहाँ पे ऐड करेंगे और सेकंड वैल्यू जिसको भी हमने ऐड करना होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल हमें इन दो वैल्यूज को ऐड करके यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह अगर हमने इन दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इक्वल टू का साइन लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, माइनस सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो एक्सेल इन दो वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देगा। इसी तरह अगर हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना हो तो एक्सेल में मल्टीप्लाई का साइन जो है वो स्टेरिक से डिनोट होता है। हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इक्वल टू से, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे तो इस तरह हम एक्सेल में मल्टीप्लाई करते हैं।
इसी तरह हम डिवाइड भी कर सकते हैं दो वैल्यूज को। इक्वल टू लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन एक्सेल में जो है वो फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट होता है। सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो सिंपली एक्सेल ने इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हम एक्सेल में एक रेंज को कैसे सम कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि हर रेंज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। इस केस में इस रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट ये सेल है जिसका एड्रेस है D10 और इस रेंज का एंडिंग पॉइंट ये सेल है जिसका एड्रेस है D17। अगर हमने इस रेंज को सम करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक सम का फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देखें कि हमें नजर आ रहा है D10 कॉलन D17, जिसका मतलब है कि ये रेंज D10 से स्टार्ट हो रही है और D17 के ऊपर एंड हो रही है। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो इन सारी वैल्यूज का सम हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। हम इस रेंज को एक और तरह से भी सम कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्मूला डिलीट करते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एडिटिंग के ग्रुप में हमारे पास एक ऑटो सम की कमांड है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि एक्सेल ने सम का फॉर्मूला लगा दिया है और यही रेंज सिलेक्ट की है। अगर हम इस रेंज के अंदर से कोई वैल्यू डिलीट कर देते हैं और ऑटो सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो अब आप देखें कि अब एक्सेल ने इसकी रेंज सिर्फ D15 से स्टार्ट की है और D17 तक लेकर आया है, लेकिन ऊपर की वैल्यू सिलेक्ट नहीं की। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक सेल है। हम इस रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर हम अपना माउस लेकर आएंगे, लेफ्ट माउस का बटन क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो अब हमारी ये सारी रेंज सिलेक्ट हो गई है। हम एंटर क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने अपने फॉर्मूला के अंदर अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स को यूज करना हो तो हम उस फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी की तरफ से मंथली फ्यूल अलाउंस इन लीटर्स जो मिला हुआ है दैट इज 100 लीटर्स और इस महीने जो मैंने फ्यूल यूज किया है दैट इज 120 लीटर्स और कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर जो इस वक्त है वो फॉर एग्जाम्पल $5 है। तो अब हम यहाँ एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि जो हमने 20 लीटर्स एक्स्ट्रा फ्यूल यूज किया है उसकी हमें क्या कॉस्ट पड़ी है। अब हम फ्यूल कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू 120 लीटर्स जो कि हमने इस मंथ यूज किया माइनस 100 लीटर्स जो हमें कंपनी की तरफ से फ्यूल मिला हुआ है। जब हम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 20 लीटर्स। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे $5 के साथ, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा $100, लेकिन ये जवाब गलत आ रहा है, ये -380 आ रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि एक्सेल जो है वो ऑपरेटर्स को एक ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करता है। इस ऑर्डर में एक्सेल सबसे पहले ब्रैकेट्स को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल साइन को, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन को इन द एंड एग्जीक्यूट करता है। अब हम इस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के मुताबिक अपने फॉर्मूला को ठीक करते हैं। हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू, अब हमें पता है एक्सेल सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करता है। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 120 लीटर्स माइनस 100 लीटर्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय $5। अब एक्सेल जो है वो सबसे पहले 120 में से 100 लीटर्स निकालेगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा $5 के साथ। अब हम एंटर क्लिक करते हैं तो हमारा जवाब बिल्कुल ठीक आ गया है। ओके गाइस, सो दिस वाज टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम एक्सेल में डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डेटा की सॉर्टिंग कैसे करते हैं और फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं। उसके अलावा अगर हमने एक्सेल में डेटा एंट्री करनी हो तो हम एक्सेल के ऑटो फिल और फ्लैश फिल की फीचर को यूज करते हुए कितनी क्विकली डेटा एंट्री कर सकते हैं और एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज को हमने आज लर्न किया है। आई होप आपको आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको एक्सेल के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल एक्सप्रेस
and watch for the future videos. Thank you.